ये शहर नहीं था बल्कि एक खेत खलियान था जो भरिंदर गांव का एक हिस्सा था। मीरा रोड। अगर हम अगले 10-15 सालों की बात करें, मीरा भाईंदर किस रूप में दिखाई देंगे? जो समस्या से आज जूझ रहे हैं हम्म। हो सकता है वही समस्या कंटिन्यू रहे। पॉपुलेशन एक्सप्लोड होगा, यहाँ पे होपफुली मेट्रो चालू हो गई हो, होपफुली कोस्टल रोड बन गया हो, होपफुली शहर को फुल फ्लेश पानी आ गया होगा जो 2019 में आने वाला था। सेइंग होपफुली। मगर मुझे आनंद इस बात में आता है कि हमने टैक्स हमेशा ज्यादा भरा, कि सरकार से ब्याज के साथ पैसा मैंने लिया। आज मीरा भाईंदर मुंबई के उपनगरीय में सबसे तेजी से बढ़ते उपनगर में से एक है। मीरा भाईंदर एक तो मुंबई से एक्सटेंडेड सबब है, तो इजी एक्सेसिबिलिटी, कम्यूटेशन, लो इनकम ग्रुप के लोगों को मकान यहाँ आसानी से मिल जा रहे थे, क्योंकि बॉम्बे हैज बिकम मच मोर एक्सपेंसिव। लोग वहाँ पे छोटे मकान बेच रहे हैं, उनको करोड़ 2-3 करोड़ जो मिल रहा है वो यहाँ आते हैं, एक के बदले 2 फ्लैट लेते हैं, एक्सटेंड फैमिली बढ़ती जा रही है। इट इज स्टिल द मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेस फॉर द पीपल। रीडेवलपमेंट ने इस पूरे शहर को कितना बदला है। जो लो इनकम ग्रुप के लोग यहाँ आकर के रहे, उनके जीवन की संपत्ति यही है। तो अस्मिता इंडिया की तरफ से मैंने इनको एक सलाह दिया, रीडेवलपमेंट में आप फोकस कीजिए। पैसे कम मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, तो भी नया मीरा रोड की संकल्पना उनके सामने लानी है। आज हमारे साथ है अस्मिता इंडिया रियलिटी के संस्थापक श्री सैयद मुजफ्फर हुसैन, एक दूरदर्शी लीडर। मीरा भाईंदर में पले बड़े होने के कारण ये शहर की गहराइयाँ और चुनौतियों को अच्छे से समझते हैं। ईमानदारी, समर्पण और विकास की सोच उनके काम की पहचान है। मीरा भाईंदर को एक आधुनिक, सुव्यवस्थित और टिकाऊ शहर के स्वरूप में विकसित करना, यही उनके प्रयासों का मूल उद्देश्य है। सर, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हमें बताइए, मीरा भाईंदर के वो पुराने दिन जब आपका सफर यहाँ से शुरू हुआ था, तब ये शहर कैसा था? ये शहर नहीं था बल्कि एक खेत खलियान था जो भरिंदर गांव का एक हिस्सा था। मीरा रोड, जहाँ पे ट्रेन भी नहीं रुकती थी और तमाम ज़मीन जो है, जो आज कंक्रीट जंगल दिख रहा है, वो वहाँ पे सिर्फ चावल की खेती हुआ करती थी। और वेस्ट में जो आज भी पार्टली सॉल्ट पैन है, वो सॉल्ट पैन हुआ करता था। स्टेशन के सामने कुछ वागरी कम्युनिटी के लोग रहते थे जो आज मच्छी बेचते हैं, तो वो सॉल्ट पैन में काम किया करते थे। सॉल्ट पैन जब सॉल्ट का काम होता था तब, और बरसात में हमारे खेतों में धान लगाने का काम करते थे। अच्छा। तो ये उसकी बेसिक शुरुआत है। और 79 में हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे को और गुलाम महमूद बनातवाला को हमारे फादर सैयद नजर हुसैन साहब ने यहाँ लाया और नया नगर की एक फाउंडेशन सेरेमनी की। नया नगर वॉज ऑलरेडी फाउंडेड इन बिटवीन 60s and 70s, जहाँ पे माय डैड फादर ने नया नगर लेआउट एक बनाया था और सभी समाज के लोगों को प्लॉट्स 500 स्क्वायर मीटर, 600 स्क्वायर मीटर, इस तरह के प्लॉट्स दिए थे। उनका ये दृष्टिकोण था कि एक कम्युनल हार्मनी के साथ में सभी कम्युनिटी के लोग एक साथ रहें और पढ़े लिखे लोग एक साथ रहें, ये उनका दृष्टिकोण था। और उस दृष्टिकोण के तहत उन्होंने लोगों को प्लॉट्स वगैरह दिए थे। मगर 10 साल, मतलब 71 तक के उन्होंने लोगों को प्लॉट्स दिया, 68 से लेकर 71 तक। मगर 5-7 साल फिर मुंबई में रहने वाले लोगों को इतने बंजर ज़मीन में आना, और किस तरह से रहेंगे, लाइट नहीं, पानी नहीं, रोड नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, तो उन्होंने कुछ किया नहीं। तो 79 में बाला साहब ठाकरे साहब के साथ हमारे फादर की मुलाकात हुई और उस वक्त मुस्लिम लीग और शिवसेना इकट्ठा आई थी। तो गुलाम महमूद बनातवाला और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे को उन्होंने लाकर नया नगर की एक फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी करी और कंस्ट्रक्शन का काम हमारे फादर ने खुद ने, जो अपनी ज़ाती प्लॉट थे फैमिली के, उनके खुद के अपने, उस पर उन्होंने खुद ने एक कंपनी बनाई एसके बिल्डर्स और कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट किया उन्होंने। अच्छा। मगर वो लंबा चला नहीं, क्योंकि उसी बीच जो है सीमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन आई और बहुत सारी चीज़ें हुई, तो 82 में उन्होंने वो बंद कर दिया। मैं उस वक्त एजुकेशन ले रहा था, साथ में फादर के साथ खेत में भी काम करता था। जब बिल्डिंग बन रही थी तब मैं बिल्डिंग का भी काम किया करता था, ट्रक्स चलाया करता था और पानी के टैंकर चलाया करता था। और विरार और वाड़ा से जो है वो टिकुड लाते थे, तो वो उस टिकुड वगैरह ले जा करके मैं गैंगसॉ में उसे कटिंग करवाया करता था, वाड़ा में। तो ये
एजुकेशन के साथ में ये काम भी मैं कर रहा था, मतलब मैंने कड़िए का भी काम किया, बिगारी का भी काम किया, ट्रक चलाने का भी काम किया, खेती में भी काम किया, साइकिल पे दूध भरने का भी काम किया। बट इन 1985 देन हमारे फादर के जो भी ब्यूरोक्रेसी में उनके बड़े अच्छे पर्सनल रिलेशन थे, तो कई IAS IPS ऑफिसर्स के साथ में, क्योंकि डैड से बात करने की हिम्मत नहीं होती थी, तो मैंने उन लोगों को बीच में डाला और फिर उन्होंने डैड से कहा कि ठीक है, अभी ये खुद करना चाहता है तो इसको आप काम करने दीजिए। तो कन्नूभाई KV ठक्कर एंड कंपनी थी, हमारे फादर के ही पहचान वाले थे, और एक मिस्टर शेख थे, रिटायर्ड इनकम टैक्स कमिश्नर। तो उन्होंने मुझे ये अस्मिता कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 10 सितंबर 1985 को उन्होंने मुझे बना के दी, और फिर फादर मुझे प्लॉट्स देते थे विद कंडीशन। अच्छा, उसमें भी? हाँ, कंडीशन ये रहती थी कि अभी तुमको ये मस्जिद बनानी है, फिर दूसरा प्लॉट देते अभी तुमको स्कूल बनाना, फिर तीसरा कुछ देते थे तो बोले अभी ये शमशान कब्रिस्तान बोरियल ग्राउंड का कुछ करो, ये अस्पताल तुमको बनाना है, ये फला चीज़ बनानी है। तो ऐसा सब्जेक्ट टू कंडीशन, मतलब वॉट एवर प्रॉफिट आई वॉज ट्राइंग टू जनरेट। उस टाइम पे फर्स्ट बिल्डिंग मैंने जो बनाई उसे बेचा था 225 रुपये स्क्वायर फीट। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि आज की तारीख में तो सोच भी नहीं सकते, टाइल्स ही 200 रुपये फुट आती। तो वो एक सोशल कमिटमेंट के साथ, क्योंकि उनका एक अपना सोशल नज़रिया था कम्युनिटी डेवलपमेंट का, तो उसके साथ वो मुझे अपनी प्रॉपर्टी देते रहे और मैं उसे करता रहा। और मुझे खुशी है इस बात की कि हमने शहर के अंदर एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम किया। साथ ही मैं काउंसिलर बन गया, म्यूनसिपल काउंसिलर। अच्छा। तो 85 से लेके 91 तक के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने यहाँ पे काम किया, क्योंकि स्टेट में एंड सेंटर में दोनों जगह कांग्रेस थी। तो ट्रेन के प्लेटफॉर्म एक्सटेंशन हमने अपने कंपनी के माध्यम से बना के दिया, टिकट विंडोज। अच्छा। ईस्ट में एंड साउथ में एंड नॉर्थ में कंपनी की तरफ से हमने टिकट विंडोज बना के दी। और जो कांग्रेस के MPs थे, शांताराम गोलब, उस वक्त उनको पकड़ करके फिर रेलवे प्लेटफॉर्म्स के डेवलपमेंट किए। जाफर शरीफ को पकड़ के 9 डब्बे की ट्रेन को 12 डब्बे की गाड़ी बनाई। रैशनिंग ऑफिस नहीं थे, वो यहाँ पे लाया गया। टेलीफोन एक्सचेंज नहीं था, मुझे नाम अभी तक के उस कांग्रेस के सेंट्रल मिनिस्टर का नाम याद है, गिरिधर गोमांगो। अच्छा। उनको लाके भाईंदर में टेलीफोन एक्सचेंज बनाया गया। 1988 में वर्ल्ड बैंक की स्कीम से 21 MLD की वाटर स्कीम तैयार की गई मीरा भाईंदर के लिए। तो उसके लिए फिर मीरा रोड के लिए पाइपलाइन हमने अपने खर्चे से पूरी डाली, SK स्टोन से लेके तो यहाँ तक के। उसी बीच में शांति नगर का भी डेवलपमेंट हो रहा था। फिर काउंसिल थी, फिर काउंसिल का एक डेवलपमेंट प्लान तैयार किया गया, मैं प्लानिंग कमेटी में था। उस प्लान को 97 में फाइनलाइज किया गया, डेवलपमेंट प्लान को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को। तो फिर शहर ने एक रफ्तार पकड़ी, पूरे मीरा भाईंदर ने एक रफ्तार पकड़ी, और उस रफ्तार में ना कि खाली मीरा रोड बल्कि भाईंदर ने भी काफ़ी तेज़ी पकड़ी, और ये मुंबई का एक एक्सटेंडेड सबब, रेनाउंड सबब बनता चला गया। लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास से हायर क्लास, और हायर से वेरी हायर क्लास में आज मीरा रोड पहुंच गया है। आज मीरा रोड का नाम एक अच्छे एक्सटेंडेड सबब में लिया जाता है। कई फिल्म एक्टर्स, आर्टिस्ट, राइटर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिल्डर्स, डेवलपर्स, एजेंट्स, डायमंड मर्चेंट्स, स्टॉक मर्चेंट्स, ये सारे शहर में आज रहते हैं। उस वक्त मीरा भाईंदर को लेकर सबसे बड़ी दिक्कतें क्या थी? इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लानिंग के मामले में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? बहुत सारी दिक्कतें आई है उसमें। DP प्लान एक मास्टर प्लान बन गया, मगर फिर उसको एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स की ज़रूरत थी। तो स्टेट में कांग्रेस की सरकार थी, विलासराव जी थे, तो उनके टाइम पे DP प्लान फाइनल हो गया, DC रूल बन गया। लेकिन अशोक राव चौहान थे उस वक्त, हमने कॉरपोरेशन बना ली 2002 में विलासराव के टाइम पे। तो म्यूनसिपल काउंसिल के जो डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स थे उसको चेंज किया। अच्छा। फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए, जो आज भी एग्जिस्टेंस में थे टिल 2022-2023। और उसके तहत जो भी रिजर्वेशंस बनाए गए थे, रिजर्वेशन फॉर पब्लिक एमिनिटीज, उसको जिस लैंड ओनर है उससे एक्वायर भी किया गया, उसको कॉरपोरेशन ने डेवलप किया, PPT में डेवलप किया गया। कोई रिजर्वेशंस
ओनर्स लोगों ने खुद डेवलप किया। जैसे हमने हमारे स्कूल का रिजर्वेशन था तो खुद ने डेवलप किया ट्रस्ट के माध्यम से। हॉस्पिटल का रिजर्वेशन था वो हमने अपने ट्रस्ट के माध्यम से डेवलप किया। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स एंड रेगुलेशन में कि अगर आप लैंड ओनर और आपके ऊपर कोई जमीन पे रिजर्वेशन आया है तो यू हैव टू ऑप्शंस, आइदर हैंड ओवर द रिजर्वेशन टू द कॉर्पोरेशन एंड टेक टीडीआर, ओके, और यू डेवलप योरसेल्फ। और उसमें भी ये चीज़ है कि अगर समझो कोई रिजर्वेशन है जैसे गार्डन का, तो एकोमोडेशन रिजर्वेशन में भी परमिशन दी जाती है। अब ये हुआ कि पूरे महाराष्ट्र में 27-28 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, तो हर एक के रूल्स एंड रेगुलेशन डिफर होते थे। नगर परिषद है तो रूल्स एंड रेगुलेशन डिफर होते थे। तो पृथ्वीराज चौहान साहब ने इस बात की शुरुआत करी कि यूडीसीपीआर, यूनिफाइड कॉमन डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स एंड रेगुलेशन, पूरे महाराष्ट्र के अर्बन एरियाज के लिए मुंबई छोड़ करके लाया जाए। तो कायदे के ऊपर बहुत डिस्कशन हुआ, बहुत पैनल्स बने, और स्टेट को तकरीबन मैं समझता हूँ 2013-14 में स्टार्ट हुआ और 2020-21 में वो फाइनल हुआ और 22 में उसे पब्लिश किया गया। अब यूडीसीपीआर के तहत जो है कि मुंबई एंड एमएमआर रीजन के अंदर, क्योंकि महाराष्ट्र से भी पॉपुलेशन रूरल एरिया से अर्बन एरिया में आ रहा है, और ऑल ओवर इंडिया से जो है बॉम्बे एक कैपिटल है, फिनेंशियल कैपिटल है, तो डेफिनेटली स्कोप बहुत ज़्यादा होता है, रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो मुंबई तो वो लोड नहीं ले सकता। तो एमएमआर रीजन में तमाम अभी पनवेल तक के जो न्यू एयरपोर्ट बना है, पनवेल, पेन पनवेल मैं कहूँगा, बल्कि अलीबाग भी अभी उसके अंदर शामिल हो गया है अटल सेतु बनने की वजह से। और यहाँ पर बदलापुर अंबरनाथ तक चला गया है, वहाँ माथेरान तक चला गया है, यहाँ वसई विरार पालघर तक चला गया है। तो इस एमएमआर रीजन के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद में ग्रोथ नज़र आ रही थी। उसी तरह से पुणे, पिंपरी चिंचवड़, नासिक, औरंगाबाद, जालना, नागपुर, ये जो शहर है 2 टायर सिटीज़ हैं, यहाँ पे भी बड़ी पॉपुलेशन एक्सप्लोड हुआ, ग्रोथ एक्सप्लोड हुई। तो पृथ्वीराज चौहान साहब ने जो वो यूडीसीपीआर के माध्यम से कॉमन डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स रेगुलेशन ले आए। अब उसका बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, मगर इस कायदे को कंसल्टेंट, आर्किटेक्ट, लैंड ओनर एंड सोसाइटीज, ये बहुत कंफ्यूजन और कमोशन में है। जिस तरह से महाराष्ट्र फ्लैट ओनरशिप एक्ट एक था, फिर कन्वेंस मुंबई में जब मैं असेंबली में था तो डीम कन्वेंस पे डिस्कशन बिल के ऊपर चल रहा था। 5-6 दिन चला, मैंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया। तो जो डेटा गवर्नमेंट की तरफ से मुंबई के बारे में रखा गया डिस्कशन में, तो अप्रोक्सीमेटली 100,000 सोसाइटीज वर विदाउट कन्वेंस। मुंबई का एलोन, मुंबई डिस्कशन में एग्जांपल्स देना होता ना, तो जो सोसाइटीज़ बन गई है, बिल्डर्स चले गए हैं, क्योंकि यूएलसी एक्ट था तो कन्वेंस नहीं होता था, तो ऐसी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी। तो बिल्डर्स चले गए हैं, कई बिल्डिंग की ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट्स नहीं थी, लोग रहने चले गए हैं, बीएमसी टैक्स लग गया है। तो जनरली पब्लिक क्या सोचती है कि टैक्स लग गया मतलब बिल्डिंग लीगल हो गई, वैसा नहीं होता है। कॉर्पोरेशन के लिमिट में जो भी स्ट्रक्चर है, कॉर्पोरेशन हैज अ राइट टू कलेक्ट टैक्सेस, बट दैट डजंट मीन कि बिल्डिंग लीगल हो गई। ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे डीम कन्वेंस को लेके। तो फाइनली गवर्नमेंट केम टू अ कंक्लूजन कि महाराष्ट्र फ्लैट ओनरशिप एक्ट के अंदर जो मोफा है इज नॉट हेल्पिंग इन कन्वेंस, सो दे बॉट अ कायदा लॉ ऑफ डीम कन्वेंस वेयर दे ऑथराइज द डीडीआर टू गिव डीम कन्वेंस। नाउ अगेन व्हाट डीडीआर जो डीम कन्वेंस देते हैं, तो कई जगहों पे मैंने देखा, अभी हाई कोर्ट में ही 4 नवंबर को एक जजमेंट पारित हुआ कि हाई कोर्ट ने जो डीडीआर ने कन्वेंस का एरिया कैलकुलेट करके दिया उसको बरतरफ कर दिया कि ये आपने गलत किया है। तो इस तरह का कन्फ्यूजन कमीशन है। और फिर क्या होता है कि जब नया कायदा आता है तो बहुत सारी विंडोज ओपन होती है। एक कमर्शियल विंडो ओपन होती है, एक करप्शन की विंडो ओपन होती है, एक मिसगाइडेंस की विंडो ओपन होती है, और हर कोई उसमें अपना
दिमाग लगाता है, अपने हिसाब से लगाता है और लोगों को कंफ्यूजन, कमोशन और मोर कॉम्प्लिकेशन में लाके छोड़ता है। तो ये हो रहा है, पूरे महाराष्ट्र में हो रहा है। जहाँ भी यूडीसीपीआर है, जहाँ भी लोगों को लगता है अभी हमको 4 एफएसआई मिलेगी, तो सोसाइटी के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, फिर वहाँ पे कुछ एजेंट्स उनको मिल जाते हैं, कुछ कंसल्टेंट उनको मिल जाते हैं जिसके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, जो बिल्डर्स को लाते हैं वो बिल्डर्स के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, उनकी फिनेंशियल कैपेसिटी नहीं होती है, मगर वो सिर्फ ये चक्कर में रहते हैं कि हम डीए कर लेवे, डेवलपमेंट एग्रीमेंट कर लेवे, बाद में फिर हैंड चेंज करते रहे। अच्छा, तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है। यूडीसीपीआर आने की वजह से सबको ये लगा कि हमको 3 एफएसआई मिलेगी, 4 मिलेगी, अच्छी बात है, मिलेगी, जो कायदे में है वो मिलेगी। मगर लोगों को क्योंकि कायदा पता नहीं है तो उसका मिस यूटिलाइजेशन ये बीच के लोग कर रहे हैं और उसमें बहुत सारी सोसाइटीज ये कंफ्यूजन में जा रही है। सोल्यूशन नहीं मिल रहा उनको। नहीं, सोल्यूशन है, मगर क्योंकि कॉमन मैन को कायदा नहीं पता होता है और अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में क्या है, एक कायदा बनता है, उस पर दूसरा बनता है, तीसरा बनता है, चौथा बनता है, एक डिपार्टमेंट कुछ और कायदा बनाता है, तीसरा डिपार्टमेंट कुछ और कायदा बनाता है, फिर वो सबका इंटरप्रिटेशन रॉन्ग होता है। इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस है। मीरा भाईंदर के विकास और परिवर्तन से आपका व्यक्तिगत जुड़ाव कैसे शुरू हुआ और आपको इस दिशा में काम करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, जब मैंने कहा कि मेरा पॉलिटिकल एंड बिजनेस ये एंड सोशल, ये तीनों फील्ड में मेरा काम एक साथ शुरू हुआ। सोशल में फादर ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आपको ये इंस्टीट्यूट्स बनाने हैं, ये समाज के लिए ये सारी चीज़ें करनी, वो सोशल हो गया। पॉलिटिकल में कांग्रेस पार्टी के अंदर ऑफिस बेरर था, काउंसिलर बन गया, तो वो एक पॉलिटिकल हो गया। बिजनेस में मैं खुद अपना बिजनेस कर रहा था, तो ये तीसरा हो गया। तो आई वॉज हैविंग नॉट 2 shoes, आई वाज हैविंग 3 shoes। सो यू कैन अंडरस्टैंड, आपके 2 पैर है और 3 जूता है तो क्या होगा आपका। तो आपको बहुत सारा एक्सरसाइज करना पड़ता है और सभी एक्सरसाइज करते हुए हर चीज फील्ड में परफॉर्मेंस देने के लिए आपको बहुत स्टडी करना पड़ता है ताकि आप कहीं पे गलत ना हो जाओ। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया कितना है कि वो आपका 100 साल का इतिहास भी ढूंढ के निकाल देता है। गूगल बता देता है, चैट जीटीपी बता देता है, एआई बता देता है, फेसबुक बता देता है, आपके 50-100 साल के इतिहास भी सामने आ जाते हैं। हमने हमेशा ये कोशिश करी और सक्सेसफुल रहे कि लीगल ट्रैक कभी छोड़ना नहीं है, टैक्स इवेजन कभी करना नहीं है, गवर्नमेंट की 1 स्क्वायर इंच की जगह लेनी नहीं है, किसी की 1 स्क्वायर इंच की जगह की चीटिंग करनी है। और मुझे आपको ये बताते पे फक्र होता है कि 85 till 2025, 40 years of my role in all these 3 professions, I have no criminal cases, I have no income tax raids on me, I have no GST issues with me, I have no VAT issues with me, I have no business community, whether it was a trader or contractor or any XYZ person had filed a case against me or fought against me, or we are into any arbitration regarding this. It itself is a big achievement. All these 40 years, individual and company, हम इनकम टैक्स से रिफंड लिए। इनकम टैक्स से आपने रिफंड लिया है, मतलब इसका मतलब ये है कि हमने टैक्स हमेशा ज्यादा भरा। अच्छा। और इनकम टैक्स मतलब गवर्नमेंट से इंटरेस्ट के साथ पैसे वापस लिए। लोगों को लगता है कि आप 1000 करोड़ कमा रहे हो, 2000 कमा रहे हो, 5000 कमा रहे हो, 10,000 कमा रहे हो, तो लोगों को उसमें आनंद आता है। वेल्थ जनरेशन में हर एक को आनंद आता है। करेक्ट। मगर मुझे आनंद इस बात में आता है कि सरकार से ब्याज के साथ पैसा मैंने लिया है। आपकी नजर में मीरा भाईंदर के विकास की कहानी में कौन से प्रमुख परियोजना पर आपने पहल की जिन्होंने शहर के स्वरूप को ही बदल दिया? मैंने जैसा कहा कि डेवलपमेंट प्लान, अगर डेवलपमेंट प्लान नहीं होता तो डीपी रोड्स नहीं होते, गार्डन्स नहीं होते, आज हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का जो कलादान बना है वो नहीं बनता, जो स्कूल कॉलेजेस अस्पताल यहाँ दिख रहे वो नहीं होते, यहाँ पे प्लेग्राउंड्स नहीं होते, यहाँ स्मशान कब्रस्तान बरियल ग्राउंड नहीं, तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होता अगर डीपी प्लान नहीं होता।
एक बार नियोजन करना जरूरी होता है, फिर एग्जीक्यूशन की बात आती है। फिर एक बार आपने नियोजन कर दिया, फिर एग्जीक्यूशन की शुरुआत हुई, तो देन पीपल जंप इन, जहाँ पे उनको कमर्शियल वायबिलिटी दिखती है, 4 पैसे मिलने वाले होते हैं, तो तुरंत लोग जो है उसमें लग जाते हैं। तो बहुत बड़ा चैलेंज था इनिशियल स्टेज का। आज जो हमारे सामने चैलेंज है कि जो प्लान 20 साल पहले बनाया गया 97 में, उसका टेन्योर 2017 में खत्म हो गया। ये शहर की रिक्वायरमेंट जो ज़रूरत थी 1990 की अलग थी, 2000 की अलग थी, 2020 में अलग है, और 2030 में अलग होगी। अच्छा। और 2040 में अलग होगी। और जैसे जैसे ईयर आगे जाते जैसे जैसे शहर बढ़ेगा, डेवलपमेंट होगा, इसकी ज़रूरतें बदलेगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं कि अभी UDCPR की वजह से हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, 30 फ्लोर्स, 47 फ्लोर्स। अब जो हाई राइज बिल्डिंग बनती है वो माइवन एक टेक्नोलॉजी है कंक्रीट की, तो जो एक्सटर्नल वॉल्स होती है वो पूरी कंक्रीट की बनती है जी। तो लेटेस्ट जो इश्यूज लोगों को आते हैं कि आप ऐसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में घुस जाओ तो आपका कनेक्टिविटी मोबाइल की खत्म हो जाती है, कनेक्शन करेक्ट। ये सब में बड़ी प्रॉब्लम है। आपके घर में इंटरनेट लगा हुआ है लेकिन चल नहीं रहा है। ये कंक्रीट की बिल्डिंग बन रही है, और अगर इसमें डेवलपर ने इसको सही तरकीब से सोचा नहीं है तो कल लोग AC लगाने के लिए मशीन बाहर लगाएंगे। उस हाई राइज बिल्डिंग में मशीन जब बाहर लगेगी या पैसेज में लगेगी तो सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम होगा। वो एयर कंडीशन की जो हॉट एयर होती है, अगर उसको नेचुरल एयर के साथ नहीं छोड़ा गया तो पोल्यूशन का प्रॉब्लम है जी, कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है। बिल्डिंग को अगर अच्छी तरकीब से नहीं बनाया गया तो उसको मेंटेनेंस का प्रॉब्लम है, क्योंकि 30 माले 40 माले की बिल्डिंग को आपको रिपेयर एंड मेंटेनेंस अगर करने की बात आ जाएगी तो सोसाइटी वालों के फ्लैट आधे बिक जाएंगे। तो 30 माले 40 माले की बिल्डिंग को आपको 5 साल में पेंट करना है, क्रैक्स आ गए उसको रिपेयर करना है, तो इट्स अ बिग टास्क। तो जो भी डेवलपर अभी काम कर रहे हैं, अगर उन्होंने इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, पार्किंग पहले एक लग्जरी थी, गाड़ी स्कूटर भी एक लग्जरी थी। मुझे याद है हमारे बचपने में हम जवाहर नगर गोरेगांव में रहते थे, क्योंकि मीरा रोड में स्कूल वगैरह नहीं थी, तो रहने के लिए जवाहर नगर गोरेगांव रहते थे। हमारे बिल्डिंग में एक पंचाल फैमिली रहती थी, उनकी स्टील बफिंग की या कोई स्टील का कारखाना गोरेगांव ईस्ट में था। ओके। तो उनके पास में एक बुलेट बाइक हुआ करती थी। बुलेट वो टाइम पे बुलेट, एनफील्ड बुलेट। और पूरे जवाहर नगर में एक ही बुलेट थी। तो जब वो बुलेट चलती थी, जो साउंड अभी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, तो वो दूर से पता लगता था पंचाल आ रहा है। और वो आवाज से, उस आवाज से। हमारे ऊपर एक सरदार फैमिली रहती थी, तो वेस्पा की स्कूटी निकली थी, वेस्पा की जूनी स्कूटी, जो अभी लापोस्ट लेटेस्ट ट्रेंड में उसकी बॉडी वैसे आ गई है। तो सदा जी वो आते थे, वो वेस्पा की स्कूटी, तो हम लोग सब लोग सदा जी स्कूटर खड़े करके चले जाते थे, तो उसके ऊपर बैठ के बच्चे लोग हम लोग खेलते थे। तो इट वाज ए लग्जरी, ऑटोमोबाइल वाज एन लग्जरी, नाउ इट्स अ नेसेसिटी, इट्स अ नीड, इट्स अ नेसेसिटी। तो उसकी पार्किंग, बिल्डर्स बिल्डिंग बना के चले जा रहे हैं मगर पार्किंग का नहीं सोच रहे हैं। तो ये बड़ा चैलेंज है कॉरपोरेशन के लिए, प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए। सरकार मेट्रो बना रही है, मगर मुंबई में किसी मेट्रो के नीचे पार्किंग लॉट नहीं है। मीरा भाईंदर में भी मेट्रो बन रही है, मगर उसके नीचे पार्किंग नहीं है। रिक्शा और स्कूटर को गाड़ी खड़ा करने को जगह नहीं है, रिक्शा पार्किंग की जगह नहीं है। बस JNNURM के माध्यम से आ गई, जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन प्लान के माध्यम से आ गई। मनमोहन सिंह साहब ने जो स्कीम लाई थी, 65 सिटीज इन दिस कंट्री, उसके थ्रू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, अंडरग्राउंड ट्रीटमेंट प्लांट, इसकी सारी फंडिंग केंद्र सरकार से हुई मनमोहन सिंह साहब के टाइम। मगर उन बसेस को खड़ा करने के लिए जगह नहीं है, पार्किंग ही नहीं है। तो दिस आर द न्यू चैलेंजेस विद द न्यू डेवलपमेंट्स। To meet these challenges, government has to put in their efforts while planning. And I'm sorry to say
it's my personal opinion and experience, government is not putting its brain behind this. गवर्नमेंट जो है मेट्रो बना दिए, मगर पार्किंग का क्या, स्कूटर रिक्शा की पार्किंग का क्या, वहाँ नीचे ट्रैफिक जो होने वाला है उसका क्या, देयर इज नो प्लानिंग. ये बड़े चैलेंजेस हैं. एमएमआरडी रीजन में इतना बड़ा शहर बन रहा है, आज की तारीख में एमएमआरडी रीजन की पॉपुलेशन 3 करोड़ है. जो स्पीड से डेवलपमेंट हो रहा है, अटल सेतु बन रहा है, अलीबाग का डेवलपमेंट हो रहा है, न्यू एयरपोर्ट बन रहा है, यहाँ ढानू में पोर्ट बन रहा है, पालघर में नया एयरपोर्ट बनेगा, भले वो अडानी के लिए बने, मगर लोग तो जाएंगे ना व्यापार के लिए. तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम बढ़ेगा. आज बोरीवली टू भाईंदर क्रीक तक जाने के लिए आपको पौना घंटा लगता है. ट्रैफिक ही उतनी ट्रैफिक है. टोल जो गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है हेवी मोटर व्हीकल से, उसे ऑक्ट्रा नाका जो जूना बीएमसी का था उस पर शिफ्ट करने को गवर्नमेंट तैयार है. रोज 20 लाख आदमी परेशान हो रहा है, जाने जा रही है डफ ईयर्स. तो ये बड़े चैलेंजेस हैं. इट्स नॉट अ स्मॉल चैलेंज. मेट्रो ट्रेन बन रही है लाखों करोड़ों रुपए की, मगर उससे ये बेल्ट के लोगों को, एक्सटेंडेड सबब ऑफ मुंबई, अंधेरी टू पालघर के लोगों को क्या बेनिफिट है उसका? उसका जीरो बेनिफिट है. तो यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसके अंदर इम्प्रोवाइजेशन इज अ बिगेस्ट चैलेंज. डंपिंग ग्राउंड, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोसेसिंग यूनिट को सक्सेसफुली चलाना, डंपिंग ग्राउंड प्रॉपर होना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट जो 2000 बोलता है उसके तहत उसको चलाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है. आज खाली क्या हो रहा है कि डंपिंग ग्राउंड का कचरा उठाने के लिए टेंडर निकाला जा रहा है. जहां रुपया देना है वहां 2 रुपया दिया जा रहा है. उस पर किसी की नजर नहीं, कोई सवाल पूछने तैयार नहीं, और लोगों को भी नहीं पड़ी है. लोगों को भी ऐसा लगता है करप्शन हो रहा है, हाँ ठीक है हो रहा है. पीपल आर ऑल्सो लीस्ट बॉदर्ड. पब्लिक भी किसी भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को रोक के सवाल पूछने को तैयार नहीं, चाहे कॉर्पोरेटर हो, कि एमएलए हो, कि मिनिस्टर हो, कि एमपी हो, कि भाई ये 2 रुपए की चीज आपने 5 रुपए में ली, आप ये टोल नाका नहीं हटा रहे हो, आप ये ट्रैफिक क्लियर नहीं कर रहे हो, आप ये अस्पताल बना है उसमें कोई फैसिलिटी नहीं है, लोग वहां पे मर रहे हैं. लोग खुश है फ्री बीज में. हमारे अकाउंट में 10,000 आ जावे, लड़की बहन का पैसा आ जावे, लड़के भाव का पैसा आ जावे, इलेक्शन में आपको पैसा मिल जावे, हिंदू मुस्लिम करते रहिए, पोलराइजेशन कर दीजिए, लोग उसमें खुश हैं. रोजगार नहीं मिल रहा है, लोगों को कुछ पड़ी भी नहीं. इंश्योरेंस के पैसे आपके 35,000 करोड़ एक इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दिया जा रहा है, लोगों को कुछ पड़ी भी नहीं है. ट्रू सर. ये दिस आर द मेजर चैलेंजेस ऑफ द अपकमिंग जनरेशन. मतलब ये शहर से जुड़ा है लेकिन प्रॉब्लम तो पब्लिक की है. आज मीरा भाईंदर मुंबई के उपनगरीय में सबसे तेजी से बढ़ते उपनगर में से एक है. आपके अनुसार इस बदलाव के पीछे कौन कौन से प्रमुख कारण रहे? मीरा भाईंदर एक तो मुंबई से एक्सटेंडेड सबब है. इमीडिएटली आफ्टर दहीसर बॉम्बे कॉर्पोरेशन मीरा भाईंदर शुरू हो जाता है. तो एक तो इजी एक्सेसिबिलिटी, कम्यूटेशन, दिस वाज द मेजर रीजन. प्लस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यहाँ पे ठीक रहा. जो भी हिंदुस्तान में दंगे हुए अलग अलग टाइम पर, तो उसमें मीरा भाईंदर पीसफुल रहा, तो वो एक मेजर रीजन रहा. तो ये 2-3 चीजें, और एक प्लान्ड सिटी के रूप में जाने लगी, ये एक चौथा रीजन रहा. 5th, लो इनकम ग्रुप के लोगों को मकान यहाँ आसानी से मिल जा रहे थे, उनकी कीमत में मिल रहे थे, रेंटल्स कम थे. आज वो स्थिति नहीं है. आज यहाँ मिनिमम मकान 1 करोड़ रुपए का है, 1 करोड़ का. और मैक्सिमम तो भाईंदर में कोई लोग बना रहे हैं 3-3, 4-4 करोड़ रुपए की भी. बट स्टिल पीपल आर फ्लोइंग इन, क्योंकि बॉम्बे हैज बिकम मच मोर एक्सपेंसिव. आज अंधेरी की बात करें तो अंधेरी में कल परसों मुझे कोई बोल रहा था कि 75,000 रुपये पर स्क्वायर फीट है, 1 लाख रुपया स्क्वायर फीट है. वर्ली में 2 लाख रुपया स्क्वायर फीट है, वाड़केश्वर में 2 लाख रुपया स्क्वायर फीट है, बैंड्रा में 1.5 लाख रुपया स्क्वायर फीट है. ये तो कॉमन मैन और उसका बस की बात नहीं बची. नहीं. तो लोग वहाँ पे छोटे मकान बेच रहे हैं, उनको करोड़ 2-3 करोड़ जो मिल रहा है वो यहाँ आते हैं, एक के बदले 2 फ्लैट लेते हैं, एक्सटेंड फैमिली बढ़ती जा रही है. तो इट इज स्टिल द मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेस फॉर द पीपल.
क्योंकि कम्युनिकेशन इजी हो गया, स्पेशली फिल्म इंडस्ट्रीज एंड बाकी के लोगों के लिए, क्योंकि वसई में काफ़ी स्टूडियोज बन गए हैं, मीरा भाईंदर में काफ़ी स्टूडियो बन गए हैं। तो ये जो टीवी है और मीडिया है, इनके लिए एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्लेस है, क्योंकि उनकी वर्किंग प्लेस नियर हो गई है। गोरेगांव में फिल्मिस्तान फिल्म स्टूडियो है, तो उनको कम्यूटेशन बहुत इजी हो गया। आज सब में बड़ा प्रॉब्लम MMR रीजन एंड मुंबई का है कम्यूटेशन। मुंबई के किसी भी कोने में जाना हो तो आपको 3 घंटे समझ के चलिए, और वही आप ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पकड़िए तो 2 घंटे में आप पूना जाते हो। मगर पूना जंक्शन पे जाते हो, पूना शहर में जाने को फिर 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है, जबकि वहां तो इतने बड़े बड़े लीडर्स हैं ऑल पार्टीज के। और उसके बाद पूना का हाल इस तरह मिजरेबल है कम्यूटेशन में। बैंगलोर चले जाइए, बैंगलोर में भी मुझे याद पड़ता है, बैंगलोर में मेरा फार्म हाउस था, तो मैं 90s में मैंने लिया था, फिर 2005 में सेल कर दिया। तो मैं हर महीने जाता था, तो इतना पीसफुल था बैंगलोर। अभी कोई मुझे बोले कि बैंगलोर चलो तो मैं नहीं जाता, क्योंकि एयरपोर्ट से शहर में जाने को 1.5 घंटा लगता है, 2 घंटा लगता है, इतना 1.5 से ट्रैफिक 2 है। घंटा, इतना ट्रैफिक हो गया। भले एयरपोर्ट के पास ही एक ब्रिज शुरू होता है और शहर में उतरता है, मगर उसके बाद में जैसे वो ब्रिज उतरते हैं पूरा ट्रैफिक होता है। ब्रिज तो बन जाते हैं, मगर ट्रैफिक का फ्लो करने का नियोजन नहीं है। जैसे यहाँ पे बांद्रा से सीलिंग बना, तो आते वक्त में आप जैसा सीलिंग क्रॉस करो तो बाद में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक रहता है, दही से चक नाके तक, बम्पर टू बम्पर। उस पर कोई उपाय योजना नहीं है। जो कोस्टल रोड बनने की बात हो रही है, कितने सालों से चल रहा है, काम तो चालू है, बस उसको दिखा दिखा के पब्लिसिटी करते जा रहे हैं, मगर उसके साथ में जो अदर प्रॉब्लम्स है उसे नहीं रिजॉल्व हो रहा है। अब मैं देखता हूँ कि वो जो वर्ली से लेके बॉम्बे तक के जो सीलिंग बना, तो उसमें खाली VVVIP लोगों की बिल्डिंग है, तो उसके सामने लैंड रिक्लेम करके बढ़िया गार्डन बन रहा है। मगर वहीं वर्ली के एक कोने पे जहाँ पे फ्लाईओवर उतरता है, वहाँ वैसी पड़ा है, उसकी प्रायोरिटी नहीं है। सो प्रायोरिटी इज चेंजिंग हैज पर द कम्युनिटी, हैज पर द पर्सन। Whereas if you go to Western country, you will see that there is no discrimination in development. They have a proper roadmap of doing the things. Let the government change or the representative change. Their working things will not change. So we are lacking behind in this country. Your priorities, your development is depending on particular individuals, industrialists, communities. Which is not right. रीडेवलपमेंट ने इस पूरे शहर को कितना बदला है? क्या अब मीरा भाईंदर के परिवर्तन की असली धुरा बन चुका है? मीरा भाईंदर में जो मैक्सिमम बिल्डिंगें बनी, भाईंदर में स्पेशली, वो ULC एक्ट जब आया तो फार्मर्स को ये लगा कि हमारी जमीन गवर्नमेंट ले लेगी। तो उस वक्त यहाँ पे 5-6 ग्राम पंचायतें थी, तो ग्राम पंचायत के सरपंच लोग भी और मेंबर्स भी, क्योंकि फार्मर्स थे सारे, तो सब ने अपनी अपनी जमीन पे जैसी चाहिए वैसी बिल्डिंगें बना दी। अच्छा। भाईंदर ईस्ट में, वेस्ट में स्पेशली। तो भाईंदर वाज नोन एज किसिंग बालकनी, मतलब बीच में 5-7-8 फीट की जगह, बाजू में बिल्डिंग, तो एक बालकनी से दूसरा बालकनी आदमी जा सकता है। तो ये 79 और 80 का डेवलपमेंट हो गया। उसके बाद में जब नगर परिषद बनी, म्युनिसिपल काउंसिल बनी 12 जून 1985 को, गवर्नमेंट की तरफ से CO अपॉइंट हुए, तो फिर जब काउंसिल बनी तो बहुत सारे रास्ते जो बिल्कुल जगह नहीं थी, वो रास्ते वगैरह बनाए गए। बट रियल डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ DC रूल बनने के बाद ही, DP प्लान बनने के बाद फिर एक ग्रोथ सिस्टमेटिक होने लगा। तो फिर भी कुछ परसेंटेज ऑफ इलीगल बिल्डिंग्स चलती रही। काउंसिल टू कॉर्पोरेशन बनी, फिर नया DC रूल बना, थोड़ी और स्टेबिलिटी आई इन लीगैलिटी। अब जब UDCPR बना है और जो 79-80s की जो बिल्डिंग है, जो गवर्नमेंट का कायदा है 30 इयर्स का, उसको वो सारी मीट करती है। मगर भाईंदर में, स्पेशली भाईंदर में और कुछ मीरा भाईंदर के दूसरे पार्ट में, जहाँ पे बहुत हैज़र्ड डेवलपमेंट हो गया, किसिंग बालकनी जो मैंने कहा, तो उनको UDCPR के बेनिफिट मिलने में दिक्कत ये है कि वो लोगों के पास में DP रोड्स नहीं है,
इंटरनल रोड्स है, 6 मीटर का, 8 मीटर, 9 मीटर का। UDCPR की FSI इज बेस्ड ऑन द विड्थ ऑफ द रोड, ओके, एक थंब रूल है। थंब रूल है। तो उनको क्लस्टर डेवलपमेंट में जाना पड़ेगा। अब क्लस्टर डेवलपमेंट में ये दिक्कत है कि ये सोसाइटी अलग लैंड ओनर की, वो सोसाइटी अलग लैंड ओनर की, वो एक अलग लैंड ओनर की है। तो ये अपने आप में एक सर्कस है। अब उस सर्कस के अंदर बिल्डिंग डिलिपेटेड हो गई है तो कॉरपोरेशन उसको डेमोलिशन की और खाली करने की नोटिस देती है, तो लोगों को छोड़ के भी जाना पड़ता है। बरसात में भी कुछ बिल्डिंग गिर जाती है, उसमें कई बिल्डर्स अंदर आ जाते हैं, फिर वो कायदे में नहीं बैठ रहा है तो प्लान पास नहीं होता है। तो ये एक दिक्कत परेशानी है, क्योंकि नया कायदा, नया रूल रेगुलेशन समझना मुश्किल है और उसमें सोसाइटीज के साथ में चीटिंग होने के परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। तो स्पेशली मीरा रोड के लिए अब मेरी कंपनी के पूरा कामकाज जो है, मैं अब इसमें डायरेक्टर भी नहीं हूँ, मेरे बड़े लड़के मजहर हुसैन देखते हैं और उनके साथ में उनकी सारी प्रोफेशनल टीम देखती है। तो अस्मिता इंडिया की तरफ से मैंने उनको एक सलाह दिया कि स्पेशली मीरा रोड में आप फोकस करो। एक प्लान्ड सिटी बनी है, 20-30% अनप्लान्ड है, तो ये रीडेवलपमेंट में आप फोकस कीजिए। और एक न्यू मीरा रोड 2 इस तरह से आप इसको कल्पना लाइए और मैक्सिमम जो फैमिलीज हैं, जो यहाँ की रहवासी हैं, 30 साल रहवासी बोलो तो सिटीजन ही हो गए शहर के अलग से, तो उनकी फैमिली बड़ी है, अभी फैमिली एक्सटेंड हुई है, उनके जीवन की संपत्ति यही है। जो लो इनकम ग्रुप के लोग यहाँ आकर के रहे, आज ऊपर वाले की मेहरबानी से शहर में रियल एस्टेट बूम पर है, वैल्यू बढ़ी, तो उनकी संपत्ति जो है उनकी जनरेशन की भी यही है। तो अगर तुम उनको एक वायबल, फिजिबल, जो आपको भी वायबल हो कमर्शियली, आपको भले 4 पैसे कम मिले, मगर ये अपना शहर है, तुम्हारे ग्रैंडफादर ने मीरा रोड के क्रिएटर है, हमने उसको एग्जीक्यूट किया, तो ना अभी आपको उसको सजाना है, संवारना है। तो इसके लिए यू हैव टू पुट इन योर एफर्ट्स। 4 पैसे कम मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, तो भी लोगों को मिसगाइड होके कॉम्प्लिकेशन में वो जावे, तो आपको सही डायरेक्शन उनको देना है। भले लोग आपके पास रीडेवलपमेंट को आवे या नहीं आवे, मगर आपके पास जो भी आएगा तो उसको सही गाइडेंस आपको उनको देना है और एक नया मीरा रोड की संकल्पना उनके सामने लानी है। जिस तरह साउथ मुंबई वालों को लगता है बांद्रा के लोग हमारे से कम कुव्वत है, वी आर सुपीरियर, बांद्रा को लगता है अंधेरी वाले हमसे कम कुव्वत है, वी आर सुपीरियर, पूरी मुंबई को लगता है मीरा भाईंदर ऐसी बोगस लोग हैं। कई हमारे मिलने वाले हैं जिनको बोलता हूँ कभी आइए मीरा, अरे बाप रे कौन आएगा उतनी दूर। मतलब ये वही डायलॉग्स हैं जो मेरे फादर को 70s में और 78-79 तक जिनको प्लॉट्स दिए थे वो लोग जो बोलते थे, आज भी मैं वही बातें मुंबई के लोगों से सुनता हूँ। अरे मीरा भाई कौन आया, वहाँ तो बहुत प्रॉब्लम्स है, वहाँ तो हिंदू मुस्लिम के दंगे होते हैं, वहाँ तो कितने बार्स चलते हैं, ये होता है वो होता है। मतलब ये जो परसेप्शन मीडिया के माध्यम से फैलाया जाता है, कुछ लोगों की वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करके जो अपने स्वार्थ के लिए पब्लिसाइज किया जाता है, ये उसके रिपरकेशंस है। तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, इस शहर के पॉलिटिकल लोगों को बोलता हूँ कि शहर अच्छी इमारत से नहीं बनता है। आप 7 स्टार लग्जरी की बिल्डिंग बना देंगे और उसमें अगर अच्छे लोग रहने को नहीं रहेंगे तो शहर अच्छा नहीं बन सकता। अच्छे शहर के लिए अच्छे लोग रहना जरूरी है और अच्छे लोग रहने के लिए शहर का सिटी का परसेप्शन जो है वो नीट एंड क्लीन रहना जरूरी है।
ये उसके पीछे मतलब देयर आर सो मेनी चैलेंजेस. इट इज नॉट लाइक ओनली बिल्डिंग अ बिल्डिंग, बट टू ब्रिंग इन द कम्युनिटी एंड टू मेंटेन द सेम कम्युनिटी एंड मेक देम एश्योर कि दिस इज अ गुड सिटी इवन फॉर योर नेक्स्ट जनरेशन. इट्स अ बिग चैलेंज. जब इतनी तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है तब एक तरफ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी तरफ कम्युनिटी एंड ग्रीन स्पेस, इन दोनों के बीच संतुलन कैसे रखा जा सकता है? जैसे मैंने कहा कि अभी नया डीपी प्लान बनना चाहिए था, सरकार का उस पर ध्यान नहीं है. क्यों नहीं है वो सरकार ही बता सकती है. हमने हाई कोर्ट में हमारे वर्कर्स के थ्रू एक PIL डाली और कोर्ट को बताया कि हमने ये सजेशंस दिए, मगर गवर्नमेंट इस पे कोई फैसला नहीं कर रही, ना हमारी हियरिंग ले रही है. कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि टिल 30 नवंबर आप इनके सजेशन को सुनिए और निर्णय कीजिए. टुडे इज 20 नवंबर. गवर्नमेंट इज लीस्ट बॉदर्ड कि कोर्ट का डायरेक्शन है, उस पर हमको इनकी हियरिंग लेना चाहिए, सुनना चाहिए. लीस्ट बॉदर्ड. व्हाट डज इट मीन? It means that state is not interested in having a proper infrastructure in the city. State is interested only in getting elected by hook and crook, then distributing freebies, doing wrong publicities, and misguiding people. This is my personal opinion. So, at my personal level, I'll keep fighting through the legal channels, whether it is court, judiciary or administration. And I'm sure हमने अगर 100 चीज़ें बोली हैं कि ये करना चाहिए, कम से कम 25-30 तो करेगी सरकार. और अगर वो भी नहीं करेगी तो फिर जुडिशरी में जाएंगे. बट इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, सो वी हैव टू कीप ऑन फाइटिंग. सो आई एम डूइंग इट. क्या आप कुछ ऐसे सफल पुनर्विकास प्रोजेक्ट का उदाहरण दे सकते हो जो बाकी सोसाइटी के लिए मॉडल साबित हो सके? कई नए प्रोजेक्ट्स इस शहर में आए हैं, जैसा सृष्टि वाले भी काम कर रहे हैं. वहाँ पे MICL कोई एक ग्रुप है वो कर रहा है. महेंद्र वेस्ट में भी कई डेवलपर्स कर रहे हैं. सोहम बिल्डर्स वाले कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं. यहाँ के लोकल MLA कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं. दोनों MLAs. अस्मिता ने भी अस्मिता ग्रैंड मेजॉन एक प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किया है जो वेरी सक्सेसफुली आई एम गिवन टू अंडरस्टैंड इट इज सोल्ड आउट. द इम्पोर्टेंट फैक्ट इन दैट प्रोजेक्ट इज कि उसमें गार्बेज शूट्स हैं जो मुंबई में भी कोई बिल्डर नहीं दे रहा है. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट क्या कहता है? सूखा कचरा और गीला कचरा ये सेग्रीगेट होना चाहिए. सोसाइटीज कचरा डाल देती है, सेग्रीगेशन होता नहीं. तो ऐसे ड्राई शूट्स एंड वेट शूट्स इस बिल्डिंग में प्रावधान की गई है. सोसाइटी मेंबर्स जो होंगे, फ्लैट परचेजर, वो आके AC लगाएंगे, दीवार तोड़ेंगे, लीकेज होगा, RCC वॉल है वो रिपेयर नहीं होगी, लीकेज कभी बंद नहीं होगा. तो एयर कंडीशन दे दिया जा रहा है, उसकी बाकायदा कहाँ पे मशीन रखनी है, उसकी हॉट एयर कैसे पास होगी, उसका वो प्रावधान किया गया है. डिश वॉशर मशीन आजकल बहुत ही कॉमन हो गई है, उसको अगर आपने नहीं दिया तो फिर प्लम्बिंग के लिए लोग तोड़ फोड़ करते हैं, तो प्रावधान दिया गया है. वॉशिंग मशीन को सिर्फ ला के आपको फिट करना है, वो प्रावधान दिया गया है. क्लोथ ड्राइंग एरिया आप देख सकते हो कि बड़े से बड़ी सोसाइटी में भी जहाँ 5 करोड़ 10 करोड़ का फ्लैट है, वहाँ कपड़े बाहर लटकते रहते हैं. मुंबई में कांदिवली, बोरीवली, मलाड, मुलुंड, घाटकोपर, वो बाकायदा उसका क्लोथ ड्राइंग एरिया और बाहर से वो दिखे नहीं तो उस तरह से ग्रिल्स दी गई है. मेन डोर में इलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉनिक लॉक दिया गया है जो आप आपके मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं. FTH केबल, जो कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है इंटरनेट का आपके फ्लैट के अंदर बिकॉज ऑफ कंक्रीट वॉल, सो FTH केबल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो दी गई है. इलेक्ट्रिक कार पार्किंग, कहीं भी मैं देख रहा हूँ कि कोई डेवलपर बोलते हैं इलेक्ट्रिक कार पार्किंग है, कहाँ है तो नीचे 2 स्टेशन लगा दिए. रूल क्या बोलता है? एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिक कार पार्किंग हैज टू बी गिवन. तो इस सोसाइटी, इस प्रोजेक्ट के अंदर एक X नंबर ऑफ कार पार्किंग स्टेशन अलॉन्ग विद दैट फ्लैट, मतलब जो भी फ्लैट्स इन्होंने बेचे
उसमें ये इलेक्ट्रिक कार पार्किंग वाला फ्लैट है, अच्छा, इस तरह से बेचा। ओके, और उसकी जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है उस फ्लैट के साथ डायरेक्ट कनेक्ट, प्लस सोसाइटी के लिए अलग से इलेक्ट्रिक कार पार्किंग स्टेशन अलग बनाई गई। इन जनरल 99% या 98% फ्लैट्स को कार पार्किंग है और हर फ्लैट्स को स्कूटर पार्किंग है। ओके, ये आज हर बच्चे फैमिली के अंदर हाउस वाइफ भी स्कूटर चला के जाती है, श्योर, रिक्शा के लिए रुकने के बदले में वो स्कूटी चला के जाती है। तो स्कूटर की भी 1 और 2 स्कूटर पार्किंग एंड कार पार्किंग दी 3 गई पार्किंग दिया है पर फ्लोर। ओके, तो 3 पार्किंग इस तरह से दी गई है। तो दिस और इन टेरेस के ऊपर जो है लाउंज बनाया गया है कम्युनिटी के लिए। सोसाइटी की जो कम्युनिटी होगी उनके लिए एक छोटा सा बैंक्वेट हॉल दिया है, प्रेयर एरिया दिया है, नमाज के लिए जगह दी है, जिम एरिया दिया हुआ है, इन हाउस छोटे बच्चों का पूल दिया है, छोटे बच्चों का। और 6th फ्लोर पे पूरा आरजी एरिया बनाया गया है जहाँ बाकी का इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया। तो ये मैं समझता हूँ एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट अस्मिता ग्रैंड मैसॉन बोला जाएगा पूरे एक्सटेंडेड सबर्ब में भी, और उसको कई अभी तक अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। आई एम प्राउड कि उसे द बेस्ट द रियलिटी ब्रांड ऑफ 2025 का भी अवार्ड मिला है, और कई स्मार्ट प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर, स्मार्ट प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ऐसे कई अवार्ड्स भी उसको मिले हैं। माई सन मज़र हुसैन हैज़ डन BMS, MCom, MBA, and then he went to US to do his further education, जहाँ से उसने इंटरनेशनल मार्केटिंग किया, इंटरनेशनल बिजनेस एनालिटिक किया। तो वो सब पढ़ लिख करके आ गया है और उसको अपने पर्सपेक्टिव से ही इज़ रनिंग द कंपनी इन द प्रोजेक्ट। जहाँ भी मेरी उसको ज़रूरत पड़ती है लीगली तो मैं उसको गाइड करता हूँ। बाकी उसकी लीगल टीम, मार्केटिंग टीम, इन हाउस बाकी का सारा स्टाफ वो हैंडल करता है। आई एम नॉट लुकिंग इनटू इट एनीथिंग एक्सेप्ट व्हेन ही आस्क्स मी क्वेश्चंस, सो मैं उसमें देखता हूँ। जो जूनी सोसाइटीज़ हैं उनको जिनको कन्वेंस देना है या उनको रीडेवलपमेंट करना है तो उनको ये रहता है कि हमको साथ को मिलना है, तो मैं उनसे डेफिनेटली बात करता हूँ। कई कंफ्यूजन एंड कमोशन क्रिएट करने की यहाँ पे लोगों की कोशिश है और लोग उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो रहे हैं। बट आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ उन लोगों को कि अस्मिता ने जब यहाँ कोई बिल्डिंग परमिशन नहीं लेता था, ओसी नहीं लेता था, उस वक्त भी बिल्डिंग परमिशन एंड ओसी लेके काम किया। हमने, हमारे फादर ने फैमिली में शहर को दिया ही है, कभी लिया नहीं। और आज भी हमारी सोच ये है कि ये जो फ्लैट आपने हमसे खरीदे 30 साल पहले, 35 साल पहले, यही आपकी मिल्कियत है, प्रॉपर्टी है। इसमें इसको 4 चांद लगना चाहिए, आपकी नेक्स्ट जनरेशन को और अच्छी जगह मिलनी चाहिए। ये हमारा दृष्टिकोण हो सकता है कि हमारा दृष्टिकोण आपको समझाने में असमर्थ हो। आप लोगों से ये मैं कहना चाहूँगा कि मिसगाइड मत होइए, पॉलिटिकल फ्लो में मत जाइए, क्योंकि नया नगर को, मुस्लिम कम्युनिटी को डिफेम करने का एक पूरा सिस्टमेटिक प्लान है। उसके चक्कर में मत जाइए आप, उससे आपको कुछ बेनिफिट नहीं होगा। हमारे पे भरोसा रखिए, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, आपकी जो चीज़ है वो आप ही को हम देंगे। भविष्य के पुनर्विकास में सस्टेनेबल और पर्यावरण संवेदनशील योजना कितनी जरूरी होती जा रही है, इस पर आपका क्या दृष्टिकोण है? ग्लोबल वार्मिंग ये एक पूरी सृष्टि के लिए बड़ा इशू है। जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्रीन फॉसिल फ्यूल, जिसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एमिशन बिकॉज ऑफ ऑटोमोबाइल एंड इंडस्ट्रीज and oil based energy and coal based energy की वजह से जो ये बड़ा इशू क्रिएट हो चुका है, ये ओवरनाइट सबसाइड नहीं होगा। इट विल टेक जनरेशन बिकॉज इट हैज टेकन जनरेशन टू रेज दिस इशू, सो इट विल टेक जनरेशन टू फाइट दिस इशू। कॉन्क्रीटाइजेशन जिसे हम कहते हैं, कॉन्क्रीटाइजेशन हो रहा है, रोड्स का हो रहा है, ये जो इमारत कंक्रीट की बन रही है, दिस आर ऑल एडिंग टू दैट ग्लोबल वार्मिंग।
ओके। इसमें से जो हीट जनरेट होती है दैट इज एडिंग कंक्रीट में से स्पेसिफिकली, और कंक्रीट हैज बिकम द मेन पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ब्रिजेस बनाओ कि रोड बनाओ कि बिल्डिंग बनाओ, ये तीन ही चीज बनती है ना बेसिकली, वो सब बगैर कंक्रीट की बनती नहीं है। ग्लेजिंग, ग्लास विंडोज, वो वेस्टर्न कंट्री में ठीक है, वहाँ टेम्परेचर बहुत ठंड होता है, तो वहाँ फुल ग्लेजिंग होती है, वो अच्छी बात है। मगर हम कट पेस्ट कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं इंडिया के डेवलपमेंट में, कमर्शियल बिल्डिंग्स में, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स में, विदाउट लुकिंग टू द फैक्ट कि दिस आर एडिंग फ्यूल टू द फायर। दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ द सिटी, दैट इज अनदर बिगेस्ट चैलेंज। जो डंपिंग यार्ड्स में जो कचरा डंप होता है, वहाँ से हाफ एजर्ड गैसेस जनरेट होते हैं जो ह्यूमन लाइफ के लिए, बॉडी के लिए, आंखों के लिए ठीक नहीं है। वी आर नॉट फोकस्ड, वी हैव द लॉ इन प्लेस बट देयर इज लैक ऑफ एग्जीक्यूशन। तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग को फाइट करने के लिए जो एनवायरनमेंट एक्ट के अंदर ट्री प्लांटेशन एंड ट्री प्रोटेक्शन का जो कायदा बना है, बहुत हद तक कि वो इम्प्लीमेंट हो रहा है बिल्डिंग परमिशन इसके लिए, उसके लिए, मगर वो ट्री प्लांटेशन इज 1%। मतलब कंपैरेटिवली अगर मैं कहूँ कि भाई 100% इस साल में, तो उसमें से ट्री प्लांटेशन कितना परसेंटेज, दैट इज 1%। मैसिव ग्रीन स्पेसेस क्रिएट करने की बड़े शहरों में जरूरत है। मैं जब हम जब साउथ बॉम्बे जाते हैं, तो साउथ बॉम्बे के 5 स्क्वायर किलोमीटर में आपको आज़ाद मैदान दिखता है, क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया दिखता है, वानखेड़े स्टेडियम दिखता है, और दुनिया भर के दूसरे ग्राउंड्स दिखते हैं जो अंग्रेज़ों ने बनाए। उसके बाद एक्सटेंडेड सबर्ब ऑफ बैंड्रा और माहिम से लेके अंदर ही तक आ जाओ, नो ग्रीन स्पेसेस। बीकेसी में बना तो एमसीआई को दे दिया, अच्छा मेंटेन कर रहे हैं हम लोग, लेकिन किसको दे दिया? हायर, सुपर हायर क्लास ऑफ सोसाइटी के लिए दे दिया। अच्छी बात है, मगर खेरा नगर में किधर है, धारावी में किधर है? अभी धारानी अडानी को दे रहे हैं तो वहाँ बनेगा, वो भी वापस सिर्फ बड़े लोगों के लिए। सवाल यहाँ डिस्क्रिएशन जो है इज बेस्ड ऑन देयर इनकम, whereas green spaces has to be created irrespective of discretion. There shouldn't be any discretion. तो ये बहुत बड़ा मेजर चैलेंज है। अगर मैं सिर्फ मीरा भाईंदर की बात करूं तो 2014 till 2024 जो भी रिजर्वेशन पब्लिक एम्यूनिटी स्पेस थी 10 साल में गवर्नमेंट ने उसको कैंसिल की, उसको रेसिडेंशियल जोन बना दिया। गार्डन्स थे उसको कैंसिल किया, उसको रेसिडेंशियल जोन बना दिया। जो नया डीपीबी बना है उसमें तकरीबन 3000 एकड़ 3000 acres of land. Okay. They are converted green zone into yellow zone. And there is no reservations for public amenities like playground, gardens, stuff like that. तो आप सोच सकते हैं कि ये शहर अगले 10 साल में, अभी 15 लाख की आबादी है, अगले 10 साल में ही ये 25 लाख होने वाला है। और ग्रीन स्पेसेस कितने हैं? नेग्लिजिबल। तो एमएमआर रीजन, पूरा एमएमआर रीजन, गवर्नमेंट का यहाँ कोई ग्रीन स्पेस रखना या बचाना या कॉमन स्पेस क्रिएट करना जिसको कॉरपोरेशन डेवलप करेगी, बोलते कॉरपोरेशन के पास पैसा नहीं है, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। ये बातें आपको सुनने मिलती है, मगर जीएसटी ले रहे हैं, इनकम टैक्स ले रहे हैं, हाउस टैक्स ले रहे हैं, वाटर टैक्स ले रहे हैं, गैस टैक्स ले रहे हैं, सर चार्जेस ले रहे हैं। तो ये सारे टैक्सेस आप जब देखोगे तो उसके कंपैरिजन में जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए वो नहीं है। आज कई हाउसिंग सोसाइटियां पुनर्विकास पर विचार कर रही है। सर, उनके लिए सही शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? उनके लिए सही शुरुआत, एक तो सही कंसल्टेंट होना चाहिए जिसको लॉ के बारे में मालूमात हो। उस व्यक्तिगत कंसल्टेंट का किसके साथ टाका भिड़ा हुआ है, कौन से डेवलपर का, उसमें उसका क्या इंटरेस्ट है, इसको सोसाइटी ने एनालाइज करना चाहिए। बहुत सारी सोसाइटीज पीएमसी अपॉइंट करती है। मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस पिछले साल भर का ये है कि ये पीएमसी का भी वेस्टेड इंटरेस्ट है कई डेवलपर्स के साथ। तो वो जो टेंडर डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उस डेवलपर को जो सूट करेगा उस हिसाब से बनाते हैं।
तो सोसाइटी ने पीएमसी बनाते वक्त, अपॉइंट करते वक्त भी इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। फिर अगर पीएमसी उसकी सही है, कंसल्टेंट उसका सही है, उसका आर्किटेक्ट अगर सही है, तो डेवलपर जो आप सेलेक्ट करते हैं उसका फिनेंशियल स्टैंडिंग्स, उसका रेपुटेशन, उसके लास्ट 3 इयर्स की बैलेंस शीट, उसका रनिंग प्रोजेक्ट्स, उसका रेरा के ऊपर का परफॉर्मेंस, ये परफॉर्मेंस ऑडिट उसका चेक करना चाहिए। और ये देखना चाहिए कि अगर फॉर एग्जाम्पल 4000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है तो ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट कॉस्ट इज गोइंग टू बी 300-400 crores। नाउ एज पर रेरा द डेवलपर कैनॉट यूटिलाइज द प्रोजेक्ट मनी, in other construction. He has to open a separate bank account, submit his returns quarterly to RERA online. तो ये सारी चीज़ें सोसाइटी ने समझना चाहिए कि हमको डेवलपर को अपॉइंट करना है तो पहले उसकी पार्श्वभूमि क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीज़ें वो समझ लेनी चाहिए और वो करने के बाद वो सेलेक्ट करें। बट फिर भी सोसाइटी ये गलतियां करती है तो क्योंकि सोसाइटी की जो मैनेजिंग कमिटीज होती हैं उसमें एक तो कई लोग पढ़े लिखे ज़्यादा होशियार होते हैं, कई लोगों को कायदा मालूम नहीं होता है, उसका इंटरेस्ट इतना ही रहता है हमको क्या मिलेगा, और एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी रहती है हम क्या करें। ये लोग मैनेजिंग कमेटी में ये लोग करते हैं। गलत का साथ देना भी गलत है और सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनना भी गलत है। ये तो इंडिविजुअल सोसाइटी को अपने लोगों को सोचना होगा। अगर हम अगले 10-15 सालों की बात करें तो आपके विजन में मीरा भाईंदर किस रूप में दिखाई देंगे? पॉपुलेशन एक्सप्लोड होगा, यहाँ पे होपफुली मेट्रो चालू हो गई होगी, होपफुली कोस्टल रोड बन गया होगा जिस तरह से सरकार प्रोपेगेंडा करती है। अरे होपफुली टोल नाका हट गया होगा। आई एम सेइंग होपफुली शहर को फुल फ्लेश पानी आ गया होगा जो 2019 में आने वाला था, होपफुली वो आ गया होगा। तो बेसिक नीड जो है पानी, रोटी, कपड़ा और मकान विथ एडिशनल टैक्सेस, ये इस शहर में होगा। और जिस तरह से एमएमआर रीजन में अन्य लोक बस्ती बदलापुर, अमरनाथ, कल्याण, डोंबिवली, भिवंडी, उल्लासनगर, पेन, पनवेल, ये इलाका वसई, विरार, पालघर डेवलप हो रहा है, उसी श्रेणी में ये भी रहेगा। और इसके जो स्टेट हैं इर्रेस्पेक्टिव कौन पावर में आता है, अगर इनका दृष्टिकोण नहीं बदला तो जो समस्या से आज जूझ रहे हैं हो सकता है वही समस्या कंटिन्यू रहे, हो सकता है जो समस्या कंटिन्यू रहे। वो समस्या क्या है? पार्किंग की प्रॉब्लम का है, ग्रीन स्पेसेस का है, लो टैक्सेशन का है। तो ये जो मेजर चीज़ें हैं उसमें सब में मेजर चीज़ इस शहर के लिए कम्यूटेशन की है, चाहे ट्रेन की हो, बस की हो कि रोड की हो। इसको कैसे सरकार देखती है, क्योंकि ये सरकार की मदद के बगैर रिजॉल्व नहीं हो सकता है। ट्रेन के लिए हर इलेक्शन में प्रॉमिसेस होती है, भाईंदर मीरा रोड से नई ट्रेन छूटेगी, जो है वही कम हो जाती है। वंदे भारत ट्रेन पूरे देश में चालू हो गई, लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो चालू होने की वजह से जो बाकी की रूटीन ट्रेन थी वो कितनी कम हो गई। ट्रेन तो वही है, पटरी तो वही है, स्पीड खाली आपने बढ़ाई है। अब उसको स्पीड जब बढ़ाते हैं तो आगे जो स्लो ट्रेन चल रही है उसको आप साइड करते हो, या तो उसको साइड करते हो या तो उसको ट्रैक पे से निकाल दे रहे हो आप, मतलब वो नंबर ऑफ ट्रेन्स कम कर दे रहे हो। ट्रैक्स तो वही है। तो ये लोगों को जिस तरह से आंखों पे पर्दा डाला जा रहा है और लोग बड़े खुशी खुशी रहते हैं। तो एक कहावत है ना कि लोगों को लूटना है तो उसको ऐसे सपनों में लेके चले जाओ आसमान में कि उसके पैर के नीचे की ज़मीन निकल गई, उसको पता ही नहीं लगता। उसे लगता मैं आसमान में हूँ, लेकिन तेरे पैर के नीचे की ज़मीन गायब हो गई। ऐसे एक मुहावरा मुझे याद नहीं आ रहा है वो, तो उस तरह का कारोबार चल रहा है देश में। आपके अनुसार आने वाले समय में ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट सिटी फीचर्स किस दिशा में विकसित होंगे? स्मार्ट सिटी पूरे देश में कुछ 150 स्मार्ट सिटीज़ बनने वाली थी। उसमें से सब में स्मार्ट कौन बना है उसका एनालिसिस अभी चल रहा है। मुझे सिर्फ इतना समझ में आता है कि जहाँ पे बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस के इंटरेस्ट है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फास्ट डेवलप होता है। जहाँ पे सर्वसामान्य जनता अपनी तरकीब से काम कर रही है वो वहाँ पे पॉलिटिसाइजेशन होता है। तो अगर हमारा आमदार है या मंत्री है तो सरकार कुछ दान दे देती है, मतलब फंड दे देती है।
और फिर वो लोक प्रतिनिधि उसी में खुश रहते हैं, बताते हुए कि हमने ये किया ये किया ये किया। तो जैसा मैंने कहा कि वेस्टर्न कंट्री में एक देखने का दृष्टिकोण यूनिफाइड होता है। सरकार कोई आए कोई जाए, ये शहर बनाना है, ये नेबरहुड बनाना है, तो सिटी काउंसिल उस पर काम करती है, सरकार से उतना फंड उसको आता है और वो परमानेंट बेसिस पे काम चलता है। जैसे कि हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ एक ही डिपार्टमेंट ऐसा है जो रेलवे है, जो पंचवर्षीय योजना बनाती है कि ये प्लेटफॉर्म्स डेवलप करने हैं, ये रेलवे लाइन डेवलप करनी है, ये ट्रेन शुरू करनी है। सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट शायद 50% अब उसके ऊपर बचा है कि जो पंचवर्षीय योजना बनाता है और उस पर काम करता है। अन्यथा तो आज दिन में सवेरे उठे ये सोचा कि ये करना है तो वो कर दिया, इसकी जेब से पैसा निकालो, ये इसकी जेब में डाल दो, मतलब इस डिपार्टमेंट का पैसा निकालो, इस डिपार्टमेंट को डाल दो, उस डिपार्टमेंट का निकालो, इस डिपार्टमेंट को डाल दो। तो ये इस तरह का जो गवर्नेंस है ये लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता है। स्टेट लाखों करोड़ रुपए के कर्जे में था, अब उसको कर्जे को आप गूगल करके देख लीजिए, पब्लिक डोमेन में है सब कुछ। 5 टाइम्स 10 टाइम्स हो गया है कर्जा। तो जो महाराष्ट्र की पॉपुलेशन है उसके पर पर्सन ये कर्जा कितने का हुआ वो आपको समझ में आएगा। लाड़की बहन योजना, लाड़का भाऊ योजना, फ्री बीस, ये जो सब सरकारें कर रही है, जिस किसी की भी सरकार कर रही है, मैं व्यक्तिगत इस तरह के फ्री बीस के, लाड़की बहन के नहीं, फ्री बीस योजना के से सम्मत नहीं हूँ। वो इसलिए सम्मत नहीं हूँ कि इतना पैसा अगर सरकार ग्रामीण भाग में लगावे, गांव के विकास के लिए लगावे, डैम्स और कैनल्स इरिगेशन के लिए लगावे, तो आपकी 50% तो प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाता है। ये जो माइग्रेशन ग्रामीण भाग में रोजगार और एजुकेशन नहीं है, उसकी वजह से जो अर्बन एरिया में आ रहा है वो ऑटोमेटिकली वहीं रुक जाएगा। ये ओवरनाइट नहीं हो सकता। इसके लिए एक फिक्स प्लान बनाने की जरूरत है। 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर प्लान बनाने की जरूरत है। सरकार चाहे कोई भी आओ, वो प्लान मुकम्मल अपनी जगह पे रहना चाहिए, उसी पर काम चलना चाहिए। महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो मेरा खुद का खेत है, वहाँ से 3 इरिगेशन के कैनाल मेरे खेत में से गए हैं। आज 20 साल हो गया, 20 साल हो गए, वो काम आज तक पूरा नहीं हुआ। 20 ईयर्स मतलब एक जनरेशन पूरा गया। तो उस इलाके में जो फार्मर्स थे उनका जो जनरेशन है वो शहर में स्लम्स में रहता है, हाउसकीपिंग का काम कर रहा है, सर्विस का काम कर रहा है, डिलीवरी का काम कर रहा है। तो ये जो माइग्रेशन है रूरल टू अर्बन, इसको भी अगर आपको कहीं ना कहीं रोकना है थोड़ा सा, तो आपको ग्रामीण को और रूरल एरिया को डेवलपमेंट की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, वाटर, गटर, मीटर, पानी, एजुकेशन, ये अगर आपने वहाँ किया, इरिगेशन का काम किया, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट वहीं पर होगा। एक आखिरी सवाल सर, मीरा भाईंदर के लोगों के लिए, खासकर युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे जिससे वो अपने शहर के भविष्य के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा सके? Youngsters should focus on their education and their career. Let what may be happening in the city or in the community or in the country and the state, I mean to say those unwanted, unnecessary slogans and the WhatsApp university, keep yourself away from such types of propagandas. Focus on your career, on your family, on your community. You represent your community, you represent the state, you represent the country. True. So if you're doing something wrong, that means you are a wrong representation. You're doing a wrong thing. So focus on your education, focus on your career. If you focus on your education and your career, automatically you don't have time for this nonsense. Only education can take you forward. Only education take this country and the state forward. So when you talk about country and the state, Meera Bhainder is irrelevant.